अस्सलाम वालेकुम। आज ट्रांसलेशन मेथड्स के हवाले से दूसरा लेक्चर है। देखें, जब भी कोई फ़र्स्ट लैंग्वेज वाला जिसकी फ़र्स्ट ज़ुबान होती है यानी कि अहले ज़ुबान, जब भी वो लिखता है उसके अंदर एक बांकपन होता है, उसके अंदर एक गरूर होता है अपनी ज़ुबान का। तो वो उस ज़ुबान के अंदर प्रैग्मेटिक्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। यानी कि अगर मैंने ये कहना है कि उसने अपनी ज़िंदगी का इख्तिताम कर लिया, तो इंग्लिश में तो सिंपल इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी कि ही एंडेड हिज़ लाइफ। लेकिन अगर हो के उसने अपनी ज़िंदगी का चिराग बुझा दिया, तो क्या फिर इस तरह होगा इसका तर्जुमा कि ही टर्नड ऑफ द लैम्प ऑफ हिज लाइफ? नहीं, बल्कि ऐसा नहीं होगा। वो ज़िंदगी का चिराग बुझा दिया का मतलब भी यही है कि ज़िंदगी का इख्तिताम कर लिया। यानी कि फिर हम उसमें प्रैग्मेटिक्स को देखते हैं। प्रैग्मेटिक्स में दो चीज़ें आ जाती हैं कि एक तो इडियम्स आ जाते हैं और कुछ फ्रेजल वर्ब्स भी आ जाते हैं जिनका हू बहू मतलब तो वो नहीं होता, लेकिन उसका अंदर का एक छुपा हुआ मतलब होता है जिसको सामने ला के उसकी ट्रांसलेशन करनी होती है। तो आज मैंने ये जो पैराग्राफ लिखा है मैंने बड़ा सोच सोच के लिखा है। इसके अंदर जानबूझ के मैंने कुछ इडियम्स डाले हैं जो कि इसके अंदर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक नकब लगाई, ये फ्रेजल वर्ब है। अच्छा जी, अहमद पर कोई असर ना हो और दूसरे कोने में बैठा धड़ाधड़ खाना खाता रहा। अब धड़ाधड़ खाना खाता रहा ये एक अलहदा चीज़ है। हमसायों में से एक शख्स ने ख़तरे की बू सूंघी। अब ये ख़तरे की बू सूंघना ये एक इडियम है। उसके बाद मौके पर पकड़ लिया और उसके बाद ये काम इतना आसान नहीं। इस चीज़ को आज हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये इडियम्स जब आ जाते हैं तो उनका ट्रांसलेशन कैसे करना है। पिछले लेक्चर में मैं आपको पूरी डिटेल से समझा चुका हूँ कि ह्यूमन एलिमेंट कैसे ऐड करना है, SVO के स्ट्रक्चर को कैसे ऐड करना है। तो अभी इस लेक्चर को हम डिस्कस करते हैं। देखें, यहाँ से पहले सबसे पहले हम उसी तरह SVO स्ट्रक्चर के ऊपर लौटते हैं। SVO, इसमें काम कौन कर रहा है? डाकू है। और डाकू भी कौन है? एक डाकू है। अ रोबर। नकब लगाई को हमने, उसने काम क्या किया? नकब लगाई है फ़ौरन। यानी कि हम SVO के मुताबिक सबसे पहले क्या करते हैं कि हम एक एक्शन डूअर को लेते हैं जो काम करता है, उसके बाद फ़ौरन हम उसके काम को लेते हैं। काम इसने क्या किया जी? नकब लगाई है। ब्रोक इनटू क्या होता है? नकब लगाना, BROKE, ब्रोक इनटू। ब्रेक इनटू फर्स्ट फॉर्म है तो उसका पास्ट में जब हो जाएगा तो ये ब्रोक इनटू हो जाएगा। ब्रोक इनटू नकब भी कहाँ पे लगाई है? घर में। ब्रोक इनटू द हाउस, घर में नकब लगा ली उसने। उसके बाद एंड, ये लिंकिंग वर्ड है, उसको कनेक्ट कर रहा है। फिर क्या हुआ? एंड, और तमाम घर वालों को खामोश रहने का हुक्म दिया। एंड ऑर्डर्ड भी आ सकता है, एंड ही ऑर्डर्ड भी आ सकता है, दोनों तरीके ठीक हैं। एंड ऑर्डर्ड, ऑर्डर किसको किया है? इसका ऑब्जेक्ट आएगा। ऑर्डर्ड ऑल द पीपल एट होम टू स्टे साइलेंट। एंड ऑर्डर्ड ऑल द पीपल का मतलब ही क्या है कि घर में जितने भी लोग थे, कि घर वालों को का मतलब यही है कि ऑल द पीपल, घर में जितने लोग थे। एंड ऑर्डर्ड ऑल द पीपल एट होम टू स्टे साइलेंट। टू स्टे साइलेंट का मतलब है कि खामोश रहने का उसने हुक्म दिया, ऑर्डर्ड। ये सेकंड फॉर्म आ गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद आ गया उसका ये टू स्टे साइलेंट, ये एक एडिशनल कॉम्प्लीमेंट है। इस डाके ने अहमद पर कोई असर ना किया। दिस रोबरी डिड नॉट अफेक्ट, या डिड नॉट पुट एनी इफेक्ट भी कर सकते हैं। डिड नॉट अफेक्ट ऑन एनी मोर लगा लेंगे तो थोड़ा सा मज़ीद बेहतर हो जाएगा। डिड नॉट अफेक्ट एनी मोर ऑन अहमद, यानी कि अहमद पर कोई असर ना किया। एनी मोर का मतलब होता है मज़ीद असर ना किया, तो कोई असर ना किया या मज़ीद असर ना किया तो ठीक है ये। अच्छा जी, अब ये बात फिर लिंकिंग वर्ड हो रहा है, एंड के साथ जुड़ रही है। और वो दूसरे कोने में बैठा धड़ाधड़ खाना खाता रहा। अब धड़ाधड़ खाना खाना होता है, इसके लिए एक इडियम इस्तेमाल होता है, ईटिंग लाइक अ हॉर्स, क्योंकि घोड़ा जिस तरह खाता है
वो उस तरह खा रहा था। यहाँ पे अब घोड़े का लफ्ज़ तो नहीं है, लेकिन इसमें इंग्लिश में हम उस इडियम को फिट करने की कोशिश करेंगे। और वो दूसरे कोने में बैठा धड़ाधड़ खाना खा रहा था। एंड ये लिंकिंग वर्ड आ गया, एंड ही वॉज ईटिंग like a horse in another corner। दूसरे कॉर्नर में वो एक घोड़े की तरह खा रहा था, लाइक वो धड़ाधड़ खा रहा था, बहुत ज़्यादा खा रहा था। ही वॉज ईटिंग अ लॉट। उसके बाद हमसायों में से एक शख्स ने ख़तरे की बू सूंघी। अब ख़तरे की बू के लिए सूंघने के लिए इस्तेमाल होता है टू स्मेल अ रैट। तो इसको हम पास्ट में आपने देखना है कि इसको पास्ट में इसी तरह ही नहीं लिख देना कि टू स्मेल अ रैट, बल्कि इसके लिए इसको आपने पास्ट में इसको करना है। स्मेल की सेकंड फॉर्म आप लगाएंगे स्मेल्ट। हम पहले ये देखना है कि हमसायों में से एक शख्स ने, इसको हमने कैसे करना है। वन ऑफ द पर्सनस फ्रॉम नेबर्स कर लेते हैं इस तरह, वन of the persons from neighbors। one of the persons from neighbors smelt a rat। अगर पास्ट हो तो did not smell a rat, smelt a rat। one of the persons from neighbors smelt a rat and called the police। and found भी आ सकता है, and called भी आ सकता है। and called the police, and called the police। पुलिस को क्या किया उसने, फ़ोन कर दिया। ये सेकंड फॉर्म कॉल्ड द पुलिस। पुलिस ने डाकू को मौके पर पकड़ लिया और कहा। द पुलिस कैप्चर्ड भी आ सकता है, अरेस्टेड भी आ सकता है। द पुलिस अरेस्टेड या कैप्चर्ड करते हैं, इसमें ईडियम लगाते हैं। कैप्चर्ड हिम रेड हैंडेड, इस तरह कर लेते हैं। कैप्चर्ड कॉट कर लेते हैं, कॉट हिम रेड हैंडेड। अभी कॉट हिम रेड हैंडेड भी क्या है, ये भी एक्चुअली इसी इडियम है एक, कैचिंग रेड हैंडेड, यानी कि रंगे हाथों पकड़ना। अब रेड हैंडेड का मतलब तो लाल हाथ होता है। तो इसका अगर आप प्रैग्मेटिक्स में स्टडी करते हैं ना, तो जो बंदा बड़ी मेहनत कर रहा होता है, तो मतलब लोहा उठा रहा है, लकड़ी का काम कर रहा है, बड़ी मेहनत मजदूरी कर रहा है, तो उसके हाथ अक्सर आप देखते हैं कि उनमें ब्लड आ जाता है, लाल हो जाते हैं। तो शायद वहीं से इसका ओरिजिन हो के उन्होंने देखा हो कि जो मौके पर काम करके हटा हो तो उसके हाथों में खून आता है तो वो रेड हो जाते हैं। तो रेड से उन्होंने ये अंदाज़ा कर लिया कि जी अभी अभी वो कोई काम करके हटा था या अभी अभी वो काम कर रहा था, तो वो अब काम कोई भी हो सकता है, लाइक डाका भी हो सकता है, कोई चोरी भी हो सकती है, किसी को डिस्टर्ब करना भी हो सकता है, इरिटेट करना भी हो सकता है। तो रेड हैंडेड का बहरहाल कोई ओरिजिन जो भी है वो हमें नहीं पता, वो अंग्रेज़ों को पता है। कॉट हिम रेड हैंडेड, उसको मौके पर पकड़ लिया और कहा, एंड सेड। अब ये हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, ये भी एक इडियम है, ये इतना आसान काम नहीं, लाइक इट्स नॉट अ चाइल्ड प्ले, ये भी अब एक इडियम इस्तेमाल होता है। एंड सेड, ये दो कॉमा में लगाते हैं, इट्स नॉट अ चाइल्ड प्ले। इट्स नॉट अ चाइल्ड प्ले का ये मतलब है कि ये काम इतना आसान नहीं है। बहरहाल ये एक आइडिया था, आप मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, आप क्योंकि ये बड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। मैं ट्रांसलेशन मेथड्स की तरफ इतना नहीं जाता, मैं डायरेक्ट लैंग्वेज की तरफ आता हूँ कि आप डायरेक्ट लैंग्वेज को यूज़ करें। और ईडियम्स वगैरह को तो मैं अक्सर इग्नोर कर देता हूँ अपने लेक्चर्स में, किसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम ईडियम्स के बगैर भी अपनी बात को समझा सकते हैं। लेकिन फिर भी ये ईडियम्स लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। मतलब ब्रोक इनटू या रोब्ड, ये ब्रोक इनटू कुछ प्रॉबेबली अच्छा लग रहा है। उसके बाद वाज ईटिंग लाइक अ हॉर्स, ये भी एक अच्छा लग रहा है। उसके बाद इसमें स्मेल्ट अ रैट, ये भी एक अच्छा लग रहा है।
और कॉट हिम रेड हैंडेड, ये भी अच्छा लग रहा है कि उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। तो ये कुछ ईडियम्स का जब आप इस्तेमाल करते हैं तब तो लैंग्वेज खूबसूरत होती ही होती है, लेकिन आपने जब भी आपके सामने कोई पैराग्राफ आया है आपने उसमें फ़ौरन इस चीज़ को भी देखना है कि इसमें कहीं कोई ईडियम्स तो नहीं छुपे हुए। अगर वो ईडियम्स छुपे हुए हैं आपने फ़ौरन उनको अंडरलाइन कर लेना है। जैसे ही आप उनको अंडरलाइन कर लेंगे, ईडियम्स या फ्रेजल वर्ब्स, आज के टॉपिक में मैंने इन दोनों को कवर करने की कोशिश किया है। फ्रेजल वर्ब तो मैंने बहरहाल एक ही लगाया है, और जिस तरह फ्रेजल वर्ब क्या हो सकते हैं कि जी जैसे कहते हैं कि उसने कहा कि दफ़ा हो जाओ। अब दफ़ा हो जाओ का मतलब है क्या आप उसको कह रहे हैं स्टे अवे, दूर हो जाओ। दूर होने का क्या मतलब है? गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट का एक्चुअली जो मतलब है वो है गुम जाना है। यानी कि आप कहते हैं कि जी मैं गुम गया, तो आप कहते हैं आई गॉट लॉस्ट, मैं गुम गया। तो जब आप किसी को कह रहे होते हैं कि जी यहाँ से दफ़ा हो जाओ, आप उसको यही कह रहे होते हैं कि मेरे से दूर चले जाओ, यानी कि गुम जाओ इधर से। तो आपने उस फ्रेजल वर्ब को भी देखना है कि टेक ऑफ का क्या मतलब है, टेक इनटू का क्या मतलब है, टेक इन का क्या मतलब है, गेट इन का क्या मतलब है, गेट अप का क्या मतलब है, गेट ऑफ का क्या मतलब है। तो ये सारे जो फ्रेजल वर्ब्स वो होते हैं जिनमें वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगती है। वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, यानी कि गो का एक वर्ब है, आप उसको जब प्रेपोजिशन के साथ मिलाते हैं तो गो ऑन, गो ऑफ, गो इन, गो टू, तो इस तरह करके डिफरेंट वो मीनिंग प्रोड्यूस करते हैं। बहरहाल अभी एक ये भी आप काम कर सकते हैं, कुछ कॉमन इडियम्स को याद कर लें, वो आपको कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन में हेल्प करेंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपको फ्रेजेस का बताऊंगा कि फ्रेजेस किस तरह आपको लैंग्वेज की ट्रांसलेशन में दिक्कत पैदा करती हैं। मसलन पाकिस्तान की सकाफ़त के रंगों का इम्तजाज दूसरे मुल्कों में नुमाया है, ठीक है। अब पाकिस्तान दूसरे मुल्कों में नुमाया है, ये तो बड़ा आसान था। तो पाकिस्तान की सकाफ़त के रंगों के इम्तजाज, रंगों का इम्तजाज, वो इतना लंबा जब आता है वो फ्रेज़ एक पूरी की पूरी बनती है, तो उसमें पता नहीं चल रहा होता कि इसमें सब्जेक्ट हमने किसको लेना है, पाकिस्तान सब्जेक्ट है या पाकिस्तान की सकाफ़त के रंगों का इम्तजाज ये सब्जेक्ट है। तो हमें जब तक ये सब्जेक्ट वगैरह का पता नहीं चलता तब तक हम ट्रांसलेशन नहीं कर पाते। तो ये जो चीज़ है इसको इंशाल्लाह ताला मैं अगले लेक्चर में आपके सामने पेश करूँगा। अगर मेरे इस ट्रांसलेशन में कहीं पे मैंने मिस्टेक कर दी है अनइंटेंशनली या इंटेंशनली, तो आई वुड बी हैप्पी इफ़ यू करेक्ट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट जस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।